ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अच्छा, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है पार्टनरशिप का सवाल। सही है जी। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल है आपका। हाँ, ये रहा। नजर आ रहा है आपको? विजिबल है? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है और इधर वो कह रहा है कि यार, इधर वो कह रहे हैं ओंग एंड खिन आर इन पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स, ठीक है, और उसमें ये चीजें हमें बता दी हैं। उसने हमें बोला है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एक्सक्लूडिंग पार्टनरशिप सैलरी एट 5%। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो ड्राइंग्स पे, तो मैंने उसकी वजह बताई थी। मैंने कहा था भाई, इंटरेस्ट इस वजह से चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स पे बिकॉज जो ड्राइंग्स होती हैं आपकी, वो आप पार्टनर को डिस्करेज करना चाह रहे होते हो। ठीक है, आप बोलते हो कि यार हमारे बिजनेस से ड्राइंग्स कम से कम हो। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब आप कैश या गुड्स वगैरह कुछ भी विड्रॉ कर निकाल लो बिजनेस से, तो वो तो अच्छी चीज नहीं है ना, वो तो खराब चीज है, गलत बात है, क्योंकि उससे बिजनेस को नुकसान होता है, बिजनेस में कैपिटल कम हो जाता है। और ऐसे करेंगे तो इस तरह तो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी ड्राइंग्स करेंगे। भाई फर्स्ट कर लो हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, तुम फर्स्ट करो, मैं जो है अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा ड्राइंग्स करता हूँ, मैं बहुत पैसे निकालता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में तो यही चीज आएगी ना, जब ये निकालने हैं बहुत सारे, तुम ये बोलोगे कि यार जब से निकालने हैं पैसे तो मैं क्यों निकालू, मैं भी निकाल लेता हूँ, बिजनेस आपका तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। राइट? क्लियर है? जी बात सर। समझ आई मेरी? जी। बिजनेस इस तरह आपका तबाह हो जाएगा, बिजनेस इस तरह चल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम पार्टनर्स को डिस्करेज करने के लिए, उनको रोकने के लिए कि यार ये लोग ड्राइंग्स ना करें या ये ड्राइंग्स कम से कम करें, क्योंकि हो सकता है मजबूरी हो तो करनी पड़ भी सकती है, तो उनको डिस्करेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, करो ड्राइंग्स, लेकिन आपको बिजनेस को इतना परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट का जो हमें परसेंटेज दी हुई है दैट इज 5%। उसने कहा 5% इंटरेस्ट चार्ज हो। आगे वो कह रहा है अ सैलरी ऑफ $9,000 पर एनम इज पेड टू खिन। एक पार्टनर है खिन, उसको हम सैलरी दे रहे हैं $9,000 की। सैलरी क्या होती है जब आप अदर देन रनिंग द बिजनेस, जब कोई और सर्विसेज भी पार्टनर्स ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो उसकी सैलरी भी चार्ज करते हो, कहते हैं ठीक है हम कर तो रहे हैं लेकिन बदले में हमें सैलरी भी चाहिए। तो वो ओनर्स भी हैं और साथ ही साथ वो और सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस आजकल क्या करते हैं कि ना, वो ओनर्स जो होते हैं वो कॉलेज रन भी कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ उस कॉलेज में पढ़ा भी रहे होते हैं। अब जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो उसकी कुछ ना कुछ सैलरी भी चार्ज कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे होते। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई सैलरी नहीं, बिजनेस में कोई सैलरी नहीं मिल रही हो, क्योंकि पार्टनर्स का अपना बिजनेस है, तो वो बोले कि यार अभी नया नया बिजनेस है तो हम कोई सैलरी चार्ज नहीं करते। बट नॉर्मली सैलरीज कुछ ना कुछ वो चार्ज कर रहे होते हैं कि यार हम जो है अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो इसके लिए इतनी जो है डॉलर्स की हमें सैलरी रिक्वायर्ड होगी, जो मार्केट सैलरी है वो हम चार्ज करेंगे। और सारे पार्टनर्स जो हैं वो चार्ज करते हैं इस तरह से। इसी तरह वो यहाँ पे भी कह रहे हैं सैलरी ऑफ $9,000 पर एनम इज पेड टू खिन। $9,000 की सैलरी जो है वो खिन को पे की जा रही है। फिर इसने आगे हमें यहाँ पे शो किया हुआ है कैपिटल अकाउंट, आगे इसने शो किया हुआ है करंट अकाउंट, इसका बैलेंस हमें दिखा दिया है। एक का उसने बोला है डेबिट बैलेंस है, एक का उसने बोला है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, मजे की बात यह है कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा, यानी कि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, वरना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता, वरना वो बताता ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है। क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं बोला हमें, तो इसका मतलब हम पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे कैपिटल, वरना वो हमें बोलता, वरना हमें बताता कि भाई इतना आपने प्रोपोर्शन या इतनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने पार्टनर्स को। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज होता
ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। हाँ, नहीं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, प्लस उससे एक ये भी फायदा होता है कि भाई उसको भी रिवॉर्ड कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जैसे हम दोनों हैं, अब तुम कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना कि यार मैं अगर ज्यादा पैसे लगा रहा हूँ बिजनेस में, मैं ज्यादा पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ बदले में पे बैक भी चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए, मोटिवेटेड हो वरना मैं जाता है क्यों फिर करूंगा। पार्टनर जो है। हाँ, एक मोटिव हो जाता है, बिल्कुल एक मोटिव हो जाता है कि यार इनको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मैं कम पैसे लगाऊंगा तो मुझे कम मिलेगा। बिल्कुल सही बात आपने की। और जब वो होता है, उसका ऑपोजिट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि यार ड्राइंग्स पे हम पार्टनर्स को डिस्करेज कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को रोकना चाह रहे हैं कि भाई आप ड्राइंग्स ना करो, कम से कम करो ड्राइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने करंट अकाउंट के भी हमें बैलेंसेस दे दिए। करंट अकाउंट जो है वो अगर आपको याद हो तो करंट अकाउंट भी हम प्रिपेयर करते हैं, राइट? जी पार्टनर्स का जो एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उसके मेरे पास ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। फिर इसने मुझे जी आगे जो चीजें दी हैं वो क्या है, लैंड और बिल्डिंग इसने मुझे दे दिया और उसकी कॉस्ट गिवन है। अगर आपको नजर आ रही है, नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ। लैंड और बिल्डिंग की इसने मुझे कॉस्ट दे दी है, और क्या बताया है यहाँ पे, यहाँ पे इसने बोला है कि इसकी कॉस्ट है 140,000, और मोटर व्हीकल की कॉस्ट है क्या कहते हैं 42,000, और डेप्रिसिएशन भी सारी गिवन है। फिर इससे मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे दी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की मेरा कितना है, 500, और बैंक लोन जो है वो 60,000 है, जिसके ऊपर मैं 8% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है 8% बैंक लोन, बैंक लोन के साथ उसने लिखे 8%। 8% का मतलब ये है कि आप इतना इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। फिर जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं वो भी उसने मुझे बता दिया। उसने मुझे बोला है कि बैंक इंटरेस्ट पेड 3600, अगर आपको नजर आ रहा है। जी ठीक है, फिर इसने मुझे बैंक की वैल्यू भी दे दी है। बैंक की वैल्यू इसने मुझे कितनी की दी है, 5200 डेबिट। 5200 डेबिट जो लिखा है ना, वो ये डिनोट कर रहा है कि यार पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप बैंक को ओ नहीं करते, बैंक आपको वो करता है, बैंक ने आपको पैसे देने हैं। सेल्स भी इसने मुझे दे दी है, परचेजेस भी दे दी है, रिटर्न इनवर्ड्स भी गिवन है, ट्रेड पेएबल भी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी इसने मुझे दी हुई है कितनी, 19,700। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। और इसने नीचे मुझे बोला है कि रेंट पेड, जो मैंने रेंट पे की है, क्योंकि रेंट पेड होता है तो वो एक्सपेंस होता है, अगर रेंट रिसीव बोलता तो वो मेरी इनकम क्या होगी। होती, वो मेरी इनकम होती। इनकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक तुमसे सवाल है, अगर मैं बोलूं रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस ओड 200, और मैं बोलूं रेंट रिसीव्ड ओड 200, अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला है जो तुम्हारे एक्सपेंसेस में ऐड होगा और कौन सा तुम्हारे इनकम में ऐड होगा? पहला वाला जो है एक्सपेंस में, और दूसरा वाला है इनकम, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्वेंट्री वॉज वैल्यू एट $36,000। इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। उसकी वैल्यू है $36,000। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड कर दिए। प्रीपेमेंट का मतलब है पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिए, कितने, $4,000। कमीशन रिसीवेबल 175 वाज ड्यू। वाज ड्यू का मतलब है कि आप वो करते हो, आपको पे करना है, आप वो करते हैं, आपको पे करना है। कमीशन रिसीव जो है, सॉरी कमीशन रिसीवेबल है, अच्छा तो ये तो मेरी इनकम है, यानी कि मुझे किसी और ने पे करना है। वॉज ड्यू का मतलब है कि मैं किसी और से रिसीव करने वाला हूँ $1,750, ये मुझे किसी से रिसीव करना है। डेप्रिसिएशन भी इसने मुझे दे दी है, बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कॉस्ट, लैंड कॉस्ट इज $80,000 एंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड। मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होता। लैंड कभी भी, अगर ये एमक्यू में भी तुमसे पूछना, ये बात मेरी याद रखना, लैंड कभी भी जिंदगी में डेप्रिशिएट नहीं होता। लैंड जो है वो रीवैल्यू होता है। रीवैल्यू का मतलब है कि आप उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हो, जो आपकी जमीन है, जो आपका लैंड है,
उसको आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हो, वो री वैल्यू नहीं होता। मोटर व्हीकल एट रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो मोटर व्हीकल पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो 25% पर एनम की चार्ज कर रहे हैं, और ये किस पे करेंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। फिर वो कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ऑफिस इक्विपमेंट का आपको उसने बता दिया 10% है। सैलरी ऑफ किन was paid and recorded in wages and salaries account। गलती हमसे ये हो गई कि हमने जो उसको सैलरी पे की वो हमने वेजेस और सैलरी के अकाउंट में डाल दिया, जो वर्कर्स की सैलरी, ठीक है, तो वो उधर से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। पेमेंट ऑफ $6,800 मेड बाय चेक टू ट्रेड सप्लायर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। आपने पेमेंट करी है अपने सप्लायर को, अपने ट्रेड पेबल्स को आपने पेमेंट करी है, और ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन है, तो सिंपली मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 6800 से, ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ जाएंगे 6800 से, क्योंकि मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। फिर वो कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ $5,000 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल, यानी कि इररिकवरेबल का मतलब है बैड डेट हो गई, ये अब वो पैसे हैं जो मुझे वापस नहीं मिलेंगे, जो खत्म हो गए, चले गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, और अब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करूंगा 5%। मैं 5% पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट करूंगा, ठीक है, इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, तो मुझे उस पर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इधर देखूंगा कि यार मेरे प्रोविजन में इसको कंपेयर करूंगा न्यू वाले को ओल्ड वाले से, और मैं देखूंगा कि मेरे पीएफडीडी जो है वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो एक्सपेंस में जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो इनकम में जाएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है इनकम उसमें, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको समझा दिया, इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब आपको इसमें अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर मुझे थोड़ा ना डेप्रिसिएशन में मसला हो रहा है। डेप्रिसिएशन में कोई क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी बता देता हूँ, कल भी हमने डिस्कस की थी भाई। देखो यहाँ पे वो कह रहा है बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 4% पर एनम ऑन कॉस्ट, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 4% पर एनम ऑन कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट है उसमें 4% लगाना, और लैंड जो है उसकी वैल्यू उसने बता दी, उसकी कॉस्ट बता दी है। तो ऊपर अगर आप देखो ना क्वेश्चन में, मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर वो यहाँ पे बोले लैंड इन बिल्डिंग एट कॉस्ट 140,000। अब इस 140,000 में 80,000 भी इंक्लूडेड है, जो लैंड की वैल्यू है, जमीन की। मैंने आपको अभी बताया कि लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड डजंट डेप्रिशिएट, लैंड जो है वो रीवैल्यू होता है, ठीक है। क्योंकि जमीन, इस वजह से जमीन कैसे डेप्रिशिएट होगी, तुम खुद मुझे बताओ ना, क्या जमीन रस्ट एंड डस्ट हो सकता है, क्या ऑब्सोलीट हो सकती है कि यार ये जमीन पुरानी हो गई? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता। या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, जमीन में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सकती है? जमीन तो जमीन है ना। वो मेरे को एक वो बड़ी एक मतलब एक मैं ना जरा ब्रोकरेज का काम भी साथ साथ करता हूँ, तो मुझे एक चीज याद आई। एक दफा क्या हुआ, मैंने एक पता नहीं कौन सी जगह पे एक प्लॉट था, वो मेरा अपना था, वो मैं बेच रहा था, वो मैं सेल कर रहा था। अब हुआ ये कि उस बंदे ने एक पार्टीज कॉल करती हैं, उन्होंने मेरे को कॉल की, कहता है कि सर हमें ना जमीन खरीदनी है, ये फला फला जगह पे आपने ऐड लगाया था, तो वो मुझे परचेज करनी है, तो बताएं विजिट कब हो सकता है। मैंने अपना 1-2 मिनट के लिए मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बंदा सही है, इज ही ऑल राइट, मतलब जमीन को देखना चाहता है ये, जमीन तो जमीन जैसी होती है ना। मतलब जमीन में क्या देखेगा वो, तो जमीन जैसी होगी। मैंने कहा भाई आप अपने घर की जमीन देख लो, या कोई खाली प्लॉट आपके घर के पास होगा वहां जाके देख लो, आप इसमें क्या आगे देखोगे, जमीन तो जमीन जैसी होती है। तो मतलब उसे एरिया नहीं देखना, उसने जमीन को विजिट करना। तो खैर अजीब बात थी। तो समझाने ये जा रहा हूँ कि भाई जमीन जमीन जैसी होती है, वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं आप बोलोगे कि यार 10 साल पुरानी जमीन है तो अब इसकी वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि 10 साल पहले की ये जमीन थी, मतलब हमने 10 साल पहले खरीदी थी तो अब उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी।
भाई वैल्यू बढ़ती है, रीवैल्यू होती है, मतलब मार्केट वैल्यू से आप उसको कंपेयर करते हो, लेकिन ऐसे नहीं आप कह सकते कि यार ये जो वैल्यू इसकी अभी थी वो अब कम होगी, डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि फिजिकल वेरिएंट एरियंस की वजह से ये जमीन की वैल्यू अब सेम नहीं रहेगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 140,000 में से मैं 80,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर जो अमाउंट मेरे पास बचेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मैं उस पर उतना परसेंट जो है अप्लाई करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। ये क्लियर है? बात समझ आई? सही। अच्छा सर, मोटर व्हीकल्स और हाँ ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है, इसकी डेप्रिसिएशन हाँ लिखेंगे उसमें इनकम स्टेटमेंट? बिल्कुल, लेकिन ये तो पार्टनरशिप हम कर रहे हैं ना, हम मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बना रहे हैं। इसमें तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट जैसे बनती है वैसे बनेगी। आप मुझे बताओ, मोटर व्हीकल और ऑफिस इक्विपमेंट में आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहे हो? मतलब स्ट्रेट लाइन इसमें मेथड है, लिखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? इसमें लिखी हुई है ना, जैसे उसको मैं क्या किस लिखे तरह हुए पुट है? करूंगा, मैं ये पूछ। नहीं, आप मुझे ये तो प्रोविजन बताओ फॉर कि कौन सी। डेप्रिसिएशन। मैं बताता हूँ आपको। वो कह रहे हैं मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो ना, मेरी एक बात याद रखना, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। यानी कि प्रोविजन का मतलब होता है जो तुमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की थी फला फला एसेट पर। मतलब अब तक तुम इसको 10,000 से डेप्रिशिएट कर चुके हो मोटर व्हीकल्स को, 10,000 से। ऑफिस इक्विपमेंट को तुम 46,000 से डेप्रिशिएट कर चुके हो, तो कॉस्ट में से प्रोविजन आप माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाती है। जो नेटबुक वैल्यू आती है उसके ऊपर मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगा, उसके ऊपर मैं परसेंटेज चार्ज करूंगा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डायरेक्ट कॉस्ट पे मैं चार्ज कर दूंगा, जो भी कॉस्ट हो। जैसे इधर आप देख लो तो 140,000 में से 80,000 माइनस करूंगा, ठीक है? तो 80,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 80,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आ रहा होगा मैं उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। और अच्छा सर, मोटर व्हीकल में से हाँ आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी ना, ना परसेंटेज बताई हुई थी कि कितना वो लगेगी इस पे वो तो मैंने डेप्रिसिएशन। बहुत पहले आपको भेजा था जब हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, अभी भेजा था रिसेंटली, एक हफ्ता पहले। कब भेजा मैंने आपको? लास्ट वीक ही भेजा है। चलो मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं। करंट अकाउंट का आई थिंक क्वेश्चन। कौन सा, ये लोधीनी वाला? नहीं, फरा एंड हाना। ये तो अभी हम यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी तो होंग एंड किन वाला है। नहीं, अभी हम फरा एंड हाना वाला ही कर रहे हैं। नहीं, बल्कि ओंग एंड, अच्छा सही 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 आप कह रहे हैं। अभी हम ओंग एंड खिन वाला कह रहे हैं, अभी हम फरा एंड हाना अब वाला नहीं इसमें कह आप रहे। देखें, अच्छा, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है प्रेमिसेस का 3600, डिलीवरी इस व्हीकल का सवाल को छोड़ 10,000। दो आप, ये इनकम्प्लीट सवाल है, ये इनकम्प्लीट सवाल है। आप फरा एंड हाना वाले सवाल को छोड़ दें, ठीक है? सही इसको है। छोड़ दें, ये इनकम्प्लीट है। मेरा मैंने वही, बाकी मैं आपको कंफ्यूज हो इन्फॉर्मेशन गया नहीं था भेजी। सारा इसमें। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन सही। नहीं बाकी आपको भेजी। जब मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भेजूंगा तो वो फिर कंप्लीट हो जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें, और कुछ अगर पूछना है तो मैं। नहीं सर। चलो अब शाबाश, एक काम ये करें, इसको बैठें और इसको अटेम्प्ट करें। मैं आपको दे रहा हूँ 15 मिनट। 15 मिनट काफी होंगे इसको करने के लिए? 20 मिनट में 20 कोशिश मिनट चले करता हूँ दे दें जल्दी आप। हो जाए। 20 मिनट में कर लें।